रशिया के प्रेसिडेंट 2021 के शुरुआत में भारत के गस्त पर आने वाले हैं और इसी दौरान रशिया MMRCA टेंडर के अंदर अपनी Su-35 और MiG-35 के साथ साथ भारत को Su-57 को भी खरीदने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करने वाला है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से तिब्बत के लिए एक नए लेजिस्लेशन को पास करने के बाद ये भारत और तिब्बत के लिए तो अच्छी खबर होने वाली है, लेकिन चाइना और US के बीच इस बात को लेकर तनाव बढ़ने वाला है। भारत की राफेल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई नए एयरक्राफ्ट को अपने एयरफोर्स में शामिल करने का विचार किया जा रहा है और वो अभी कोई चाइनीज ऑरिजिन या फिर रशियन ऑरिजिन एयरक्राफ्ट को खरीदने की विचार कर रहे हैं। और अंत में भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव के बीच चाइना की तरफ से अपनी T-15 टैंक्स के साथ लद्दाख में लाइव एक्सरसाइज को किया जा रहा है और चाइना के मुताबिक भारत की T-90 जैसे हेवी टैंक्स लद्दाख में इस टैंक को मैच नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और रशिया को लेकर। रशियन एम्बेसडर निकोले कुदाशेव ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से रशियन डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के ऊपर पाबंदी लगाने के बाद भी भारत और रशिया के बीच चलने वाली डिफेंस डील प्लान के मुताबिक चल रहा है, चाहे वो S-400 डील हो या फिर कोई और डील हो। अभी अगले साल की शुरुआत में ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के गस्त पर आने वाले हैं। उनकी इस विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच पेंडिंग पड़े हुए काफी सारे डिफेंस डील के ऊपर बातचीत होने वाली है। रशियन एनवॉय ने उनकी इस विजिट के बारे में बताते हुए कहा कि इस दौरान सिसिली कामोव K-2260 हेलीकॉप्टर डील और AK-203 राइफल डील को लेके फाइनल करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही एरो इंडिया शो जो कि अगले साल की फरवरी में होने वाली है, उसमें रशिया की तरफ से अपने Su-57, Su-35 और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है और ये तीनों एयरक्राफ्ट अभी रशिया भारत को ऑफर कर रहा है, जिसमें Su-35 और MiG-35 दोनों को भारत को MMRCA टेंडर में ऑफर किया गया, जबकि Su-57 को भी रशिया भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या रशिया एरो इंडिया शो के अवसर पर अपनी Su-35 और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट को MMRCA टेंडर के अंदर पुश कर पाता है या फिर Su-57 को खरीदने के लिए भारत को कन्विंस कर पाता है। इसके अलावा रशियन K-52, K-226, Mi-17 B5 और S-400 सिस्टम को भी एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जाएगा और ये साथ पहली बार होने वाला है जहां पर S-400 सिस्टम भारत में आने वाला है। इसी बीच जब रशिया को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लगाए जा रहे सैंक्शन के बारे में पूछा गया तो रशिया का कहना था कि रशिया यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी सैंक्शन को नहीं मानता है और वो सिर्फ यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही लगाए जाने वाले सैंक्शन को मानने वाले हैं। लेकिन वैसे ही भारत के S-400 डील के ऊपर अभी तक कोई भी सैंक्शन नहीं लगा। रशिया को उम्मीद है कि इस पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा। अगला अपडेट तिब्बत और दलाई लामा को लेके। US कांग्रेस में आज एक लेजिस्लेशन को पास किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि तिब्बतियंस अपने स्पिरिचुअल लीडर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऐसे लेजिस्लेशन पास करने के बाद तिब्बत के PM लोब्सांग सांगे ने इस बात को स्वागत किया है और इसको एक ऐतिहासिक स्टेप बताया है, क्योंकि ये तिब्बत को पूरे दुनिया भर में एक अलग नाम देने में मदद करने वाला है और तिब्बतियंस को अपनी खुद की आइडेंटिटी दिलाने में मदद कर सकता है, क्योंकि तिब्बत पहले चाइना का हिस्सा नहीं था और 1950s के दौर में चाइना की तरफ से जबरदस्ती तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। तब तिब्बत एक पीसफुल एरिया हुआ करता था, लेकिन जब चाइना की तरफ से इसके ऊपर कब्जा किया गया तब से यहाँ पर चाइना की तरफ से काफी रेस्ट्रिक्शन लगाकर रखा गया है। सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन चाइना की तरफ से तिब्बतियंस की स्पिरिचुअल लीडर्स के ऊपर लगाया गया था और एक तरीके से दलाई लामा को चाइना की तरफ से एक खतरनाक सेपरेटिस्ट का नाम दिया गया था। इसके बाद तिब्बत से दलाई लामा को भारत में आके शरण लेना पड़ा था। तब से चाइना जबरदस्ती तिब्बत के ऊपर अपनी मनमानी करता आ रहा है, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऐसे लेजिस्लेशन पास करने के बाद यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच भी तनाव थोड़ा बढ़ने वाला है और चाइना की तरफ से अब ये स्टेटमेंट दिया गया कि ये चाइना का इंटरनल मैटर है जिसमें यूनाइटेड स्टेट को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। अब इससे भारत को भी थोड़ा सा फायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना अभी तिब्बत रीजन में बड़े बड़े डैम्स को बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मेनली वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तिब्बत के जो लोग हैं वो इसके ऊपर डैम बनाने को लेके काफी विरोध कर रहे हैं और लगभग 90% के आसपास लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी अगर एक सेपरेट देश के नाम पे तिब्बत को मान्यता मिल जाता है तो एक फ्रंट से भारत के लिए काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं पर दलाई लामा के मुताबिक उनका सक्सेसर भारत में कहीं पर पल रहा है, जो कि नेक्स्ट लामा बनने वाला है और ये चीज चाइना होने नहीं दे रहा है। और चाइना का कहना है कि अगर तिब्बतियंस अपना लामा चुनेंगे तो उसको चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलना भी जरूरी है और उसके बाद जाके वो लामा बन पाएंगे।
और ये चीज़ अगर स्पिरिचुअल नज़र से देखा जाए तो काफ़ी गलत लगता है। इसी बात को लेकर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इस लेजिस्लेशन को पास किया गया है और साथ ही इसमें चाइनीज गवर्नमेंट और दलाई लामा के बीच बातचीत करने का भी प्रोविजन ऐड किया गया है, जिसमें शायद यूनाइटेड स्टेट अभी मीडिएटर का काम करने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी अपनी एयरफोर्स में एक नई एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने वाला है और ये एयरक्राफ्ट अभी कोई ऐसी एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल नहीं किया गया था और ना ही इसे फाइटर जेट को पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल करने का पहले कोई प्लान किया गया था। ये फैसला अभी इसी वजह से लिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो F-16 थे, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इनका इस्तेमाल करने के ऊपर पाकिस्तान के लिए काफ़ी पाबंदी लगाई जा रही है। इसी वजह से पाकिस्तान अभी एक नए फाइटर जेट को अपने एयरफोर्स में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान की चीफ ऑफ एयर स्टाफ की स्टेटमेंट के मुताबिक वो 2020 से 2030 के अंदर एक कम्प्लीटली नई एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये कौन सा एयरक्राफ्ट होने वाला है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इतना बताया गया कि वो अभी बोथ रशियन और चाइनीज ऑप्शन को देख रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जहां पर यह बताया गया था कि भारत के राफेल्स को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान अभी चाइना से 36 J-10 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है। दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी डिफेंस फोरम में ये बात बताया जा रहा है कि Su-35 को खरीदने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बारे में रशिया की तरफ से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। पाकिस्तान के पास एक और नई फाइटर जेट का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि उनका प्रोजेक्ट आजम है और ये उनकी इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर बनने वाला है, पर अभी तक इसका डेवलपमेंट कुछ खास आगे नहीं बढ़ा है और अभी भी इसकी फंडिंग वगैरह सही से नहीं किया जा रहा है, तो इसका आने वाले 10 सालों के अंदर तैयार होना लगभग नामुमकिन है, जिस वजह से संदेह किया जा रहा है कि पाकिस्तान अभी किसी फॉरेन ओरिजिन फाइटर को ही डायरेक्टली सिलेक्ट करने वाली है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। भारत और चाइना के बीच लद्दाख में चल रही तनाव के बीच चाइना की तरफ से लद्दाख में अपनी लाइट टैंक को डिप्लॉय किया गया है। अब बॉर्डर में तनाव को कम करने के लिए दोनों ही देशों के बीच पिछले कई महीनों से बातचीत किया जा रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई खास नतीजा सामने नहीं आया है। इसी बीच कुछ चाइनीज मिलिट्री वेबसाइट में पब्लिश किए गए कुछ इमेजेस में एक चाइनीज ओरिजिन T-15 टैंक को देखा गया था। इस टैंक को अभी लद्दाख और हिमालयन रीजन में वर्तमान के कंडीशन के हिसाब से टेस्ट किया जा रहा था और हो सकता है चाइना यहाँ पर एक तरीके से रियलिस्टिक कॉम्बैट एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। अब भारत की तरफ से चाइनीज टैंक्स को काउंटर करने के लिए वहां पर अपनी T-90 और T-72 टैंक्स को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन ये थोड़े हैवी टैंक होने की वजह से सर्दियों में इनको ऑपरेट करने के लिए भारत को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चाइना का कहना है कि हाल ही में किए गए लाइव एक्सरसाइज के दौरान चाइना की T-15 टैंक्स की परफॉर्मेंस काफी बेहतर पाया गया था और हिमालयन रीजन में इसका मुकाबला कोई भी टैंक नहीं कर सकता है। अब अगर इससे भारत की T-90 टैंक के साथ कंपेयर किया जाए तो T-90 दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक में गिना जाता है और वहीं पर उसके सामने T-15 टैंक एक आर्मर्ड व्हीकल की तरह दिखने वाला है, जो कि फुर्तीला तो है लेकिन इसका आर्मर T-90 टैंक के मुकाबले काफी पतला है और इसमें रिलेटिवली स्मॉलर कैलिबर की मेन गन का इस्तेमाल किया गया है जो कि 105 mm का है, जबकि T-90 में मेन गन के तौर पर 120 mm का गन का इस्तेमाल किया गया है। चाइना का कहना है कि ये टैंक लद्दाख में T-90 टैंक्स को भी हरा सकता है क्योंकि कम ऑक्सीजन वाले एरिया में ऑपरेट करने के लिए इसके इंजन को स्पेशली ट्यून किया गया है जो कि T-90 हैवी इंजन को आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर टैंक्स वर्सेस टैंक बैटल होता है तो भले ही T-90 T-15 से एक डायरेक्ट हिट को झेल सकता है, लेकिन T-15 टैंक का पतला आर्मर T-90 की मेन गन से फायर किए गए एक भी राउंड को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और ऊपर से चाइनीज आर्मर कैसे होते हैं इसके बारे में अभी तक कोई ग्लोबल डाटा मौजूद नहीं है। अगला अपडेट भारत और बांग्लादेश को लेके। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल की नदिया डिस्ट्रिक्ट में आज बीएसएफ की तरफ से मजबूरन एक बांग्लादेशी महिला के ऊपर गोली चलानी पड़ी थी जिसमें उसकी मौत हो गई है। बीएसएफ की स्टेटमेंट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर में आज कुछ लोग बॉर्डर फेंस को तोड़कर बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इनिशियली बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश की पखुरी पोस्ट की तरफ से 3 से 4 लोगों को फेंस को तोड़ के बॉर्डर को पार करते हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने जाके उनको रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान 8 से 10 लोग एक और तरफ से आके बीएसएफ के जवानों को घेर के उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिए थे। इसी दौरान बीएसएफ के जवानों को भी चोट लगा था, जिस वजह से उन्होंने मजबूरन अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर 2 राउंड फायर किया था। लेकिन फायरिंग करने के बाद सारे लोग भाग गए थे, लेकिन फेंस के पास एक महिला पड़ी हुई थी। उसके बाद ये पता लगा कि हाथापाई के दौरान उन्होंने जो गोली चलाई थी उनमें से एक गोली इनको लग गया था और जब आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा कि वो बांग्लादेश की थी। इसी बीच उनको हॉस्पिटल में भी ट्रांसफर किया गया था, लेकिन वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। अब इसमें बीएसएफ के जवानों को भी चोट लगी थी और उनके माथे के ऊपर फ्रंट साइड में काफी गहरे घाव लगे थे। फिलहाल अभी के लिए इसके बारे में इतना ही पता है, लेकिन इस हादसे के बारे में अभी डिटेल छानबीन किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है।
1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि लद्दाख में चाइना की तरफ से एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश किया गया था और इस बार चाइना की तरफ से 2 सिविलियन व्हीकल में लद्दाख की छंगतंगला एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश किया गया था। इसमें जितने भी चाइनीज लोग मौजूद थे वो सब के सब सिविलियन के बेस में मौजूद थे, लेकिन असल में वो चाइनीज आर्मी के जवान थे। अब जब ये बात पता लगा तो आईटीबीपी की तरफ से उनको वहां से आके खदेड़ दिया गया था। लेकिन आज इसी बात को लेकर एक और अपडेट सामने आई है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 1 या 2 दिन पहले से रिपोर्ट सामने आया था तो उसके बाद गवर्नमेंट को भी इस घुसपैठ करने के बारे में सवाल किए गए थे और इसको लेके एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसको क्लैरिफाई करते हुए कहा गया है कि ये एक पुरानी वीडियो है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से उनको इन्फॉर्म किया गया है कि ऐसे हादसे आमतौर पर कई बार होते रहते हैं और चाइना वाले नए नए तरीके से घुसपैठ करने की फिराक ढूंढते रहते हैं, लेकिन आईटीबीपी की तरफ से अच्छी तरीके से चाइनीज मूवमेंट के ऊपर नजर रखा जा रहा है। अभी तो आईटीबीपी की तरफ से अपने स्ट्रेंथ को भी काफी इंक्रीज किया गया और अभी चाइना के साथ चल रही तनाव के अंदर ही आईटीबीपी के अंदर 10,000 नए जवानों को शामिल किया गया है और कुल मिलाकर आईटीबीपी की टोटल स्ट्रेंथ अभी 1 लाख पार कर चुकी है, जो कि पहले 90,000 के आसपास की थी। लेकिन अभी हाल ही में इंडक्ट किए गए जवानों को बॉर्डर में तैनात नहीं किया जाएगा और इनको अलग अलग तरीके से और एसएससी के माध्यम से सिलेक्ट किया गया, जिस वजह से इनकी रेगुलर डिप्लॉयमेंट करने से पहले इनको कम से कम 44 से 46 वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इनको एक्टिव रोल में डिप्लॉय किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।